वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष गणित विषय के जो 5वां सेट है JCERT द्वारा जारी किया गया, मैं उसका आज आपके समक्ष समाधान पेश करने जा रहा हूं, उसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, जो 40 अंकों के होंगे और इसकी समय अवधि 1.5 घंटे की होगी। तो चलिए हम इसका जो प्रथम प्रश्न उसकी ओर चलते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि 225 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रयोग कीजिए। तो 225 को जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका गुणनखंड करेंगे 225 का, तो हम काटने के बाद 3 से लगाते हैं तो ये 3 सत्ते 21 आता है, और अगला जो कट के आता है 3 सत्ते 3 पचे 15, फिर 3 से लगाते हैं तब 25 या 75, फिर 25 को लगाते हैं तो 5 गुना 5, अर्थात जो है 3 गुना 3 और 5 गुना 5, ये पहला जो ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा इसका उत्तर। तो इसका पहला उत्तर हमारा जो होगा 3 × 3 × 5 × 5, ये पहला उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा है कि 130 तथा 420 का महत्तम समापवर्तक 10 है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × HCF होता है। अगर एक संख्या A है दूसरी संख्या B है तो उसका जो मल्टीपल जो होगा LCM और HCF के बराबर होगा, तो हमारा जो पहला LCM जो दिया गया है वो LCM हमारा है 2 अंक जो दिया गया है, 2 अंक में से एक अंक है 130, दूसरा है 420। इसको जो हमको निकालना है LCM, तो बराबर LCM लिखेंगे, और जो हमारा महत्तम समाप दिया है HCF दिया हुआ 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से तो 10 से कटता है 13, 130 को जब 42 से गुना करते हैं तो आता है 3 दूना 6, ये 6 जीरो है तो जीरो रहेगा, ये 2 यहाँ का 2 और ये 3 होगा 3 दूना 6, तो 6 मेरा किस में आता है, तो 6 हमारा C में आता है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा 5460। अगला प्रश्न जो हमारा है HCF A और 8 का 4 दिया हुआ है और A और 8 का LCM 24 है, तो A का मान क्या होगा। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे इसी प्रकार दो संख्याओं गुणनफल बराबर LCM × HCF के रूप में, तो A इसका गुणनफल जब निकालेंगे A गुना 8 बराबर 4 गुना 24 करेंगे तो 8 × 24 होता है। तो A बराबर हमारा डायरेक्ट कितना रहा, 4 × 12, तो इसका उत्तर जो हमारा सीधा सीधी हो जाएगा ये C हो जाएगा। तो इसका उत्तर सीधा सीधी लिखेंगे C, ये जो हमारा है उत्तर C 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है A एक धनात्मक संख्या 4Q + 1 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। तो अगर Q का मान हम 0 भी रखते हैं तो 4 को 0 से गुना करेंगे 4, फिर भी +1 है तो 0 + 1 1 आता है। अगर Q का मान 1 रखते हैं तो 4 × 4 और 1 लोग जोड़ते हैं तो 5 आता है। अगर Q का मान हम 2 रखते हैं तो भी हम 4 दूना 8 और 1 9 आता है। तो Q का मान हम कुछ भी रखते हैं, 0 रखें, 1 रखें या 2 रखें, तो हर बार हमारा जो मान निकलता है वो विषम निकलता है, इसलिए इसका जो मान होगा संख्या होगा वो विषम संख्या होगा। अगला प्रश्न है x² + 7x + 2। तो 7 को हम तोड़ेंगे तो प्लस और प्लस है, प्लस हो जाएगा, तो 7 को तोड़ेंगे तो 3 और 4 के रूप में टूटता है, कितना 3 और 4 के रूप में। तो इसको जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, x² + 3x + 4x + 2, इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, तो यहाँ हमारा जो होगा x + 3, फिर यहाँ लेंगे 4x + 3, तो यहाँ x + 3 कॉमन हो जाएगा, तो x + 3 यहाँ x + 4,
तो एक्स का मान हमारा -3 और -4 आता है, तो इसमें जो मान आएगा तो इसका शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो इसको हम तोड़ते हैं तो इसको शून्यकों का गुणनफल जो आता है, गुणनफल शून्यकों का अल्फ़ा इंटू बीटा जब करते हैं तो आता है इसका मान जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 2 आएगा। तो इसका आंसर जो है 2 आएगा, तो इसका आंसर 2 लिखेंगे। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 - 2 है, तो इसका द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है उसको हम इस सूत्र पे सेट कर लेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा दिया हुआ है x², तो x² रहेगा -2 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -2 है। तो x² -3x -2 आएगा। तो इसका जो x² माइनस तो x² -3x -2 आता है, तो इसका उत्तर जो हमारा जगह C हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे x² -3x -2 इक्वल टू 0। अगला प्रश्न हमारा है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति दिया गया, तो बहुपद के शून्यकों की संख्या। इसमें जो है x को ये कितना जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कितना जगह कर रहा है, तो जितना बार इंटरसेक्ट करता है वही इसका उत्तर होगा। तो इंटरसेक्ट एक बार यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है, तो इसका मान 3 हो जाएगा बराबर 3। तो इसका जहाँ पर भी उत्तर होगा वो उत्तर हम डायरेक्ट लिखेंगे 3। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 3। समीकरण युग्म 2x + 3y + 4 = 0, 4x - 5x 4x - 5y + 6 = 0। तो यहाँ a1/a2 b1/b2 ये हम बराबर करके देखते हैं क्या होता है। तो a का मान 2 है, ए का मान हमारा 2 है, a1 का मान 2 और a2 का मान है 4, b1 का मान है 3, b2 का मान है -5। माइनस तो नीचे नहीं होगा, माइनस ऊपर जाएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है, 2/4 है, ये -3/5 बराबर नहीं हो रहा। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जब नहीं बराबर होता है तो उसको अद्वितीय हल होगा या केवल एक हल होगा। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा अद्वितीय हल या केवल एक हल। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। समीकरण युग्म y = 0 और y = -5 का हल है। तो यहाँ y का मान 0 दिया हुआ एक बार और एक बार -5 दिया हुआ। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा 2 ही होगा, क्योंकि 2 ही हल दिया गया है और तो x तो है नहीं कि इसका कोई और मान होगा। अगला समीकरण है कि 6x - 2y + 9 = 0, 3x - y + 12 = 0। निरूपित रेखाएं समपाती है, समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं या लंबवत हैं। तो 6 इस फर्स्ट का जो मान हमारा है ये वो 6, a1 का a2 का मान है 3 बराबर लेते हैं। b का मान दिया हुआ है -2, b1 का और b2 का मान, इसका भी मान -1, c1 का मान दिया है 9 और c2 का मान दिया है 12। तो ये 3 दूना 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो a1/ ये भी 1/ मतलब 2/1 2/1, तो a1/a2 = b1/b2 आता है, नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ये बराबर a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो उसका जो मान होता है वो निकलता है हमारा कि
इसका कोई, ये हमारा जो हो जाएगा समांतर रेखाएं हो जाएगी ये। तो इस तरह का जब हल होता है तो उसका समांतर रेखाएं हो जाती है। असंगत है तो असंगत जो होता है वो समांतर होता है। अगला जो प्रश्न है x+3y = 5 और 2x-y = 3, तो हमको x और y दोनों का मान जोड़कर 5 आना चाहिए। यहाँ x में से y घटाएं तो 3 आना चाहिए। तो यहाँ पहले हम चलते हैं कि इसको x और y क्या रखें कि जोड़ने पर हमको 5 आए। तो x और y क्या रखें जोड़ने पर 5 आए, तो 7 x का मान क्या रखते हैं, तो x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो इसका जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो मान निकलता है डायरेक्ट हम ये इसका मान आता है 2, तो इसका मान हम डायरेक्ट 2 रख दे रहे हैं। इसका मान डायरेक्ट हमारा 2 आ जा रहा है। अगला प्रश्न जो x = 2 y = 3, तो x का मान इसमें पुट करते हैं इस समीकरण में, और पुट करने के बाद x का मान 2 है तो 2 × 2 + 3, 2 दूना 4 3 7, तो इसका मान हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है x + y = 16, x - y = 2, तो +y - y है तो +y से -y कैंसिल हो जाएगा, जोड़ देते हैं दोनों समीकरण, तो x और x 2x, 16 2 18, तो इसका उत्तर जो होगा, तो 2 से 18 को भाग देते हैं 9 बार में कटता है तो x का मान हमारा 9 निकलता है। तो x का मान जब 9 निकलता है तो y का मान 7 ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा x = 9 और y = 7। द्विघात समीकरण की घात क्या होती है, तो द्विघात समीकरण में 2 ही घात होता है, हाईएस्ट पावर की संख्या 2 होती है। द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा, तो मूल निकालने के लिए हम निकालते हैं कि ABC, तो a का मान यहाँ पे जो है a का मान यहाँ 1 है, b का मान -6 है और c का मान 1 है, तो d बराबर निकालेंगे -6 का स्क्वायर 4, a का मान 1 और c का मान 1, 6 छक 36 -4, 36 में से 4 चला जाएगा 32, तो 0 से बड़ा है तो 2 वास्तविक होगा और असमान मूल होगा, 2 भिन्न मूल होंगे। तो इसका उत्तर डायरेक्ट हम लिखेंगे वास्तविक और असमान मूल होगा। अगला प्रश्न हमारा जो है x² + 3x + 2 = 0, तो अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा, तो अल्फ़ा और बीटा का मान जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, इसका जो मान होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो b का मान हमारा 3 है और a का मान 1 है, तो -3 हो जाएगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर जब -3 होगा तो d इसका उत्तर हो जाएगा, इसका सीधा उत्तर हम d लिखेंगे। अगला प्रश्न है इसी प्रकार द्विघात समीकरण का विविक्त कर क्या हुआ, d निकालना है इसका भी। तो जब d निकालेंगे तो इसका उत्तर हमारा 24 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 लिखा हुआ, तो ये जो है 4 नहीं बल्कि 24 होना चाहिए था, तो यहाँ 24 होना चाहिए था, तब ये आंसर होता। 4 है, इस वजह से इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा जो है यदि द्विघात समीकरण में कोई वास्तविक मूल नहीं हो तो निम्न में से कौन सत्य है। कोई मूल नहीं होता, d = d बराबर p² - 4ac <0 अगर होता है तो कोई मूल नहीं होता, तो इसका उत्तर डायरेक्ट हो जाएगा ये c का उत्तर हो जाएगा इसका, कि इसका मूल नहीं होगा, तो ये c जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है द्विघात समीकरण x² - 2x + k = 0, तो अगर इसमें हम 2 बड़ा का मूल समान है, तो मूल समान है तो d = 0 होता है, तो मूल समान होने की स्थिति में d का मान 0 होता है।
मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी का मान है -2 का स्क्वायर, 4a का मान 1 और c का मान k। तो 4 - 4k बराबर 0। तो -4 के उधर लिया +4, तो 4 में से 4 कट जाएगा तो k बराबर 1 हटेगा। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 1 आ जाएगा, बी का मान 1 होगा। अगला प्रश्न है x² - x - 6 का मूल प्राप्त करें। तो जब मूल प्राप्त करना है तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर जब हम सॉल्व करते हैं, द्विघात समीकरण का मूल प्राप्त करना है तो पहले d निकालेंगे विभक्तिकर, और विभक्तिकर जब निकल जाएगा d निकाल लेंगे b² - 4ac। उसके बाद हम लिखेंगे x बराबर -b ± √t/2a। इस पे सेट करेंगे तब अंत में इसका जो मान आता है हमारा, वो मान आएगा 3 - 2 आता है। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। प्रथम पद ए और सारांतर डी वाला एपी का एनवां पद क्या होगा? एनवां पद या अंतिम पद का जो सूत्र होता है वो होता है an बराबर a + n - 1 ऑफ डी। क्या होता है कि an बराबर a + n - 1 ऑफ डी। एपी 10 7 4 का 30वां पद है। तो 30वां पद बराबर a बराबर 30वां पद अगर निकालना है तो a + 29d हो जाएगा। तो a का मान हमको यहाँ दिया हुआ है 10, तो 29 और d का मान 7 में से 10 जाएगा तो -3। 87 में से 10 गया तो -77 आएगा, -77। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा -77 हो जाएगा। ये सी 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 होगा? 5 7 9 का कौन सा पद 27 होगा? तो इसी तरह कौन सा पद निकालेंगे? एनवां पद 27 होगा। तो an बराबर इसी तरह सूत्र निकाल लेंगे हम। इसका सूत्र जो हम बताएं कि कौन सा पद 27 होगा, तो इसी प्रकार हम जब निकाल लेंगे an बराबर 0 कर देंगे, और an का जो सूत्र होता है a + n - 1 ऑफ d। पहला पद 5 दिया और d का मान हो जाएगा 7, 7 में 5 जाएगा 2, और सेट कर लेंगे तो जो मान आएगा वही उत्तर लिख लेंगे इसका। अगला प्रश्न हमारा है 15 विषम पदों का योग क्या होता है? 15 विषम पदों का योग जब हम निकालते हैं तो इसका आंसर जो होता है सी निकलता है। सी निकलता है 15 का। भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण, तो उसके संगत कोण क्या हो? समान हो। समान हो ये या कोई नहीं, तो समान या बराबर होता है तभी समान। अगला प्रश्न मतलब है, अगला प्रश्न हमारा जो है कि समान हो तो इसका संगत कोण बराबर होंगे। तो संगत कोण क्या आ जाएगा? बराबर। तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे बराबर। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को डैश अनुपात में विभाजित करती है, तो समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका उत्तर सीधा सीधी हम लिखेंगे समान अनुपात में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समानुपाती होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समानुपाती, समान अनुपात में बनाते हैं। निम्न से कौन समरूपता की कसौटी नहीं है? एंगल जो होता है वो समरूपता कसौटी नहीं है, बाकी सभी समरूपता कसौटी पर खड़े हैं। एक समलंब चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है, तो भुजा दिया हुआ है a बराबर 2CD। तो a और BCD अगर लेते हैं तो इसका जो मान है, दो समरूप त्रिभुज जो होते हैं तो उसके समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो होता है वो संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती। तो एक भुजा है AB, दूसरा भुजा CD, तो AB की जगह 2CD रखेंगे और CD तो रहेगा ही, तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो लास्ट में इसका जो उत्तर आता है 4:1 आता है, तो इसका उत्तर 4:1 लिखेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। तो ये किसका सूत्र है? कौन सा त्रिभुज होगा? ये समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ये पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक जो होता है समकोण त्रिभुज पर ही फिट होता है।
अगला प्रश्न हमारा है, किसी त्रिभुज में आधार तथा लंब की ऊंचाई क्रमशः 5 और 12 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 12 144 और 25 को जोड़ते हैं तो 169 आता है। 169 का जो वर्गमूल करते हैं तो वो 169 का वर्गमूल करने पर 13 आता है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 13। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त के स्पर्श रेखा पर कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है। तो वो स्पर्श बिंदु होती है, क्योंकि स्पर्श बिंदु सबसे नज़दीक होती है इसलिए सबसे न्यूनतम होगी इसकी दूरी। बाकी बिंदु की दूरियां बड़ी होती है, नज़दीक न्यूनतम नहीं होती है, अधिकतम होती है। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा का क्या संबंध होती है। तो क्या संबंध होता है इसमें, तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा, वृत्त के स्पर्श रेखा से वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई कौन सी दूरी न्यूनतम होती है। तो इसकी न्यूनतम हो जाएगा स्पर्श रेखा। इसका उत्तर तो स्पर्श रेखा हो गई। अगला प्रश्न जैसे बताएं कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध है। सिरों पर खींचा गया स्पर्श रेखा में संबंध जो हो जाएगा वो, क्योंकि ये समांतर होती है। जैसे एक वृत्त लेंगे हम, अगर हम एक वृत्त लेते हैं, एक वृत्त है मान लेते हैं, स्पर्श रेखा ये होगी है, तो सिरों से खींची गई थी। ये जब सिरा खींचते हैं तो ये क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, ये और ये समांतर होती है। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा समांतर होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा समांतर होती है। तो इसका उत्तर हम सीधा सीधे लिखेंगे कि ये जो रेखाएं होती हैं समांतर होती हैं। तो ये इसका उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पी ए तथा पी बी वो केंद्र वाले वृत्त की पी ए तथा पी बी स्पर्श रेखा है। तो ओ ए पी बी का मान क्या होगा। तो ओ ए पी बी का जब मान सॉल्व करते हैं तो इसका मान जो हमारा निकलता है 90 डिग्री निकलता है। तो इसका मान 90 डिग्री हो जाएगा। ओ केंद्र वाले वृत्त का यदि पी ए पी क्यू तथा पी आर स्पर्श रेखा है तो कौन क्यू पी आर तथा कौन आर ओ क्यू का मान क्या होगा। तो आर ओ क्यू का मान हो जाएगा 100 डिग्री। इसका मान जो हो जाएगा हमारा 100 डिग्री होगा, 100 डिग्री। वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में संबंध। वृत्त त्रिज्या बराबर, त्रिज्या जो होता है वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 गुना व्यास नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या जो होती है व्यास का 2 गुना नहीं होती है, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। तो इसका उत्तर जो सीधा सीधी ये हो जाएगा, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। 60 डिग्री केंद्रीय कोण तथा 14 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान हमको दिया गया है यहाँ पे 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री सेट कर लेना है और आर बराबर 14 सेट कर लेना सेंटीमीटर। तो इसका जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के मान हमको आता है कटने के बाद, तो वो मान आता है 308/3। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप 60 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो आर बराबर यहाँ पर भी हम आर बराबर 21 लेंगे और थीटा बराबर 60 डिग्री लेंगे। इसको भी सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमारा जो मान आता है वो आता है 231। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो इसका जो मान निकलता है, मान निकालने के बाद हम आर का मान 7 दिया है तो 22/7 गुना 7 और बट्टा 2 होता है तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो 11 गुना 7 आता है, 2 से काटते हैं तो बट्टा 2। तो यही जो है हमारा जो उत्तर है 77/2 आता है। तो आज मैंने आपके समक्ष 10वीं बार की जो मैथ का 5वां जो सेट है उसको रखा। आने वाले दिनों में और भी सेट को आपके समक्ष रखा जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुंचती रहे। धन्यवाद।